हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीक्षा। आज हम लोग नेशनल और स्टेट्स करंट अफेयर्स को कंटिन्यू करेंगे, जो कि हमने कल वाले लेसन में देखा था। हमने शुरू करा था टॉपिक मे मंथली करंट अफेयर्स का, और आज हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इसमें आज जो पहली न्यूज है वो है कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया। अब देखिए, कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, इस बॉडी की अभी शुरुआत हुई है, हाल ही में इसको सेटअप किया है मे मंथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और क्यों, जब गवर्नमेंट ने इसको स्टैब्लिश किया तो उसके पीछे गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था। अब देखिए, जो कॉटन या फिर यार्न के जो प्राइसेस होते हैं, हमने पास्ट में देखा है कि इनके प्राइसेस से रिलेटेड बहुत बार इश्यूज देखने को मिलते हैं। जैसे कभी कोई प्राइसेस का फ्लक्चुएशन हो गया, कुछ भी प्राइसेस से रिलेटेड हमें इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो वो इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास अभी तक ऐसी कोई बॉडी थी नहीं। तो इस वजह से ऐसे कोई भी इश्यूज और फ्यूचर में ऐसे अराइज हो, या कॉटन सेक्टर के लिए हमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या मेजर्स लेने चाहिए, ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सौंपी है कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया को। अब देखिए, जैसे हम कॉफी की बात करते हैं, कॉफी सेक्टर के हमारे लिए ऐसा, हमारे पास ऐसी ऑलरेडी एक काउंसिल है। टी सेक्टर को देखें तो टी सेक्टर के लिए भी हमारे पास ऐसी बॉडी है। लेकिन अभी तक हमने देखा कि कॉटन के लिए हमारे पास ऐसी कोई भी बॉडी नहीं थी। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने इसको स्टैब्लिश किया, और यहाँ पे जो इसके चेयरमैन बने हैं वो आप फोटो में देख सकते हैं। इनका नाम है सुरेश भाई कोटक। अब देखिए, यहाँ पे ये जो इनका नाम है, इनका अपॉइंटमेंट, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बट अगर आप स्टेट पीसीएस या फिर एसएससी बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे एग्जाम्स में पूछा जाता है, क्योंकि कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया अपने में काफी इंपॉर्टेंट काउंसिल है। तो हो सकता है कि यहाँ पे पूछ लिया जाए कि कौन इसके पहले चेयरमैन अभी बने हैं। क्योंकि देखिए, ऐसे जो अपॉइंटमेंट्स होती है, क्योंकि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये बॉडी मेंशन नहीं है। तो जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, उसका कौन नियुक्त किया है, उसका कौन अपॉइंट किया है, चेयरमैन या प्रेसिडेंट जो भी है, उस केस में वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। बट यहाँ पे सिंस ये एक कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, क्योंकि देखिए अभी सुरेश भाई कोटक है, 6-7 महीने में आपको न्यूज मिलेगी कि कोई और इसका चेयरमैन बन गया। तो ये जो फैक्ट्स होते हैं ये चेंज होते रहते हैं, इस वजह से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। बट अगर आप कोई भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि अभी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में ही होने वाला है, तो फिर आप उनका नाम याद रख सकते हैं, सुरेश भाई कोटक। कैसे याद करेंगे इसकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। देखिए, अब आप ऐसा याद करेंगे कि आप सुरेश भाई के पास गए क्या लेने के लिए, कॉटन। ठीक है, कॉटन लेने गए तो कोटक से आप कर लेंगे कॉटन। और सुरेश भाई भी याद नहीं होता तो कोटक से आप याद कर लीजिए कॉटन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक फैक्ट बताना चाहती हूँ। अगर देखिए हम लोग ब्रिटिश टाइम की बात करें तो हमें पता है उस जमाने में जब यहाँ पे ब्रिटिश राज था, यानी कि अंग्रेजों का शासन था, उस समय इंडिया जो था वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कॉटन यहाँ पे कॉटन का उत्पादन होता था। मतलब उस समय इंडिया जो था वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कॉटन का। लेकिन फिर ब्रिटिशर्स ने इंडिया को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया, यहाँ से वो रॉ कॉटन को सप्लाई करते थे ब्रिटेन में, और ब्रिटेन में गुड्स को मैन्युफैक्चर करते थे। तो ये सारी हिस्ट्री हमने ऑलरेडी पढ़ी है। अब देखिए फिर क्या हुआ कि इंडिपेंडेंस के बाद धीरे धीरे हमारा जो कॉटन सेक्टर है उसमें डाउनफॉल देखने को मिली। इंडिया में कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा गिर गया था। और हमें कॉटन में बहुत सारी, कॉटन के जो पेड़ होते हैं ना उसमें अलग अलग टाइप की बीमारियां भी देखने को मिली, अलग अलग डिजीजेस देखने को मिली, जिसकी वजह से जो फार्मर्स थे ना उनको बहुत लॉस हो रहा था। तो फार्मर्स दे वर नॉट विलिंग टू ग्रो कॉटन, तो वो कॉटन नहीं उगा रहे थे, और इस तरह से हमारा जो कॉटन का उत्पादन है वो गिरता जा रहा था। ऑन दी अदर हैंड, लेकिन हम अदर कंट्रीज देखें जैसे यूएस, यूएस जो थी वो एक टाइम में वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बनी कॉटन की। और उसके पीछे रीजन था जीएम क्रॉप। ठीक है, दे वर यूजिंग जीएम कॉटन कॉटन तो जीएम कॉटन का भी यूज कर रहे थे, जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन वो लोग ग्रो कर रहे थे। और फिर इंडिया में भी गवर्नमेंट ने एक बहुत बोल्ड स्टेप लिया। स्टेप ये था कि गवर्नमेंट ने पहली बार किसी क्रॉप को, किसी कमर्शियल क्रॉप में जीएम क्रॉप ऐड किया। दैट मीन्स अभी क्या हुआ कि जब हमारा डाउनफॉल होने लगा कॉटन के प्रोडक्शन में, तो गवर्नमेंट ने जीएम कॉटन का यूज करना शुरू किया, जीएम कॉटन गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया। अब देखिए, कमर्शियल बेसिस में पहली बार और ओनली क्रॉप जो है वो है कॉटन, जिसमें हमने जीएम टेक का यूज करते हैं, यानी कि जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन हम यहाँ पे उगाते हैं। और इसके बाद बीटी कॉटन है, और उसके बाद हमने अपना प्रोडक्शन को बहुत इंक्रीज होते हुए देखा। और इस वजह से इंडिया
हाल ही में वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बना है कॉटन का। अब क्वेश्चन देखिए, अगर ऐसा आता है, क्योंकि यूपीएससी के प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन अगर ऐसा आता है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है कॉटन का, तो इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। लेकिन जब आप स्टैट्स देखते हैं तो वहां से आपको पता चलेगा कि इंडिया ऑल्दो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन इंडिया एक्सपोर्टर नहीं है। अभी भी एक्सपोर्टर जो वर्ल्ड का है वो लार्जेस्ट जो है वो यूएस है, और इंडिया शायद थर्ड या फोर्थ नंबर पे कहीं पे रैंक करता है। अब देखिए यहाँ से तो हमें ये पता चला कि हम जीएम कॉटन ग्रो करते हैं। लेकिन देखिए कुछ साल पहले हमें न्यूज मिली थी बीटी ब्रिंजल के बारे में, ठीक है। बीटी ब्रिंजल जो थी, ब्रिंजल जो थी, ये भी एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल ब्रिंजल क्रॉप थी। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट ने सिर्फ ट्रायल के बेसिस पे इसकी परमिशन दी थी, यानी कि इसको ट्राई करने के लिए आप कर सकते हो, ट्राई अगर करना है तो। ट्रायल सक्सेसफुल हुआ, लेकिन जब इसका कमर्शियल लेवल में इसकी परमिशन की बात आई तो गवर्नमेंट ने इसकी परमिशन नहीं दी, क्योंकि बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो गई थी। बहुत सारे ऐसे क्रिटिसिज्म हुए थे कि अगर हम लोग बीटी ब्रिंजल को अलाउ करेंगे कमर्शियल बेसिस में, इसका उत्पादन शुरू कर देंगे, तो बहुत सारी हेल्थ इम्पैक्ट हो सकते हैं सोसाइटी में। तो इस वजह से फिर हमने देखा कि गवर्नमेंट ने इसको रद्द कर दिया ये डिसीजन को, और फिर हमने बीटी ब्रिंजल को गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस नहीं किया। तो एज ऑफ नाउ प्रेजेंट स्टेटस अगर आप देखें तो कमर्शियल लेवल में सिर्फ कॉटन ही एक ऐसी कमर्शियल क्रॉप है जिसमें हम जीएम का यूज करते हैं, जीएम कॉटन का यूज करते हैं, और जीएम का अभी तक हम और किसी कमर्शियल क्रॉप में यूज नहीं करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए आपको याद रखना है। Now moving on to the next news, नंजरायन टैंक। देखिए नंजरायन टैंक जो है ये हाल ही में तमिलनाडु ने इसको अपना 17th बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया है। इसका मतलब क्या हुआ, इससे पहले ऑलरेडी तमिलनाडु में 16 बर्ड सेंचुरीज थी। अब नंजरायन टैंक की अगर हम बात करें तो देखिए ये एक आर्टिफिशियल टैंक है, नेचुरल नहीं है। इसको राजा जो किंग थे उस समय नंजरायन, इन्होंने ही बनवाया था, इनके नाम पे ही ये टैंक को जाना जाता है। नंजरायन टैंक को और दो नामों से जाना जाता है। इसको कुछ लोग सरकार पेरिया पलायम रेजर्वायर भी बोलते हैं, और कुछ लोग इसको पुली, जैसा पुली लिख देंगे फिर आगे से यही पलायम कर दो, तो पुली पलायम रेजर्वायर भी बोलते हैं। तो इसमें से कुछ भी नाम आ सकता है। पुली पलायम रेजर्वायर कहाँ पे है ये आ सकता है, या फिर पेरिया पलायम रेजर्वायर कहाँ पे है ये आ सकता है। देखिए पेरियार हमें पता है, पेरियार आपको पता होगा कि तमिलनाडु के एक बहुत बड़े फिलोसफर थे ना, तो वहां से आप याद कर सकते हो कि पेरिया है तो डेफिनेटली तमिलनाडु का होगा। और नंजरायन टैंक आप कैसे याद करेंगे, देखिए नंजरायन टैंक आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो किंग थे उन्होंने बोला टैंक के पास ना जा नंजरायन टैंक हो गया, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि एक काइंड ऑफ रेजर्वायर है, और यहाँ से आप बना सकते हैं कि ये तमिलनाडु में है। तो यहाँ पे देखिए इसको बर्ड सेंचुरी इसलिए डिक्लेयर किया है क्योंकि यहाँ पे बहुत अलग अलग बर्ड्स देखी गई हैं। जैसे यहाँ पे पेलिकन्स देखे गए हैं, पेंटेड स्टॉक्स देखे गए, कूट्स देखे गए हैं। इनके अलावा माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ पे साइट हुई है। जैसे पहली बार हमने 2010 में यहाँ पे देखा था कि चार हमें यहाँ पे बार हेडेड गीज देखने को मिली थी। अब देखिए बार हेडेड गीज जो है वो हर जगह नहीं आती है, ठीक है। तो उनका बहुत ऐसा, क्योंकि वो एक पहली बात है माइग्रेटरी बर्ड है, यूरोप से वो लोग माइग्रेट करते हैं विंटर्स के टाइम पे, और बहुत ही कम ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे वो साइट होती है बार हेडेड गीज। तो फर्स्ट टाइम उनको देखा गया था यहाँ पे। और जो बार हेडेड गीज है वो वन ऑफ द वर्ल्ड की वन ऑफ द हाईएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स है, क्योंकि वो बहुत लंबा रूट फ्लाई करती है, यूरोप से, सेंट्रल एशिया से, इंडिया से फिर वापस फ्लाई बैक करती है। तो इंडिया इनका जो फ्लाई रूट है उसका इंडिया भी एक पार्ट है, इंडिया में भी ये स्टॉक होती है। इसके अलावा 2020 में एक और टाइप की यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स को देखा गया, वो भी यूरोप से माइग्रेट करती हैं, रडी शेलडेक्स। तो 14 रडी शेलडेक्स यहाँ पे देखी गई, तो इस वजह से इसका इंपॉर्टेंस पता चला। देखिए क्योंकि यहाँ पे जो ये पानी है ना, ये जो रेजरवॉयर है, यहाँ पे जो रिवर है, अब देखिए ये जो रेजरवॉयर है ये नल्लार नदी के ऊपर है। नल्लार रिवर जो है उसका पानी बेसिकली सोर्स, इस पे जो वाटर सोर्स है वो नल्लार रिवर ही है। और इस रिवर के थ्रू यहाँ पे बहुत सारे जो सेडिमेंट्स है, सेडिमेंट्स आते हैं, और यहाँ पे सेडिमेंट्स जो एक्यूमुलेट हुए हैं वो, उससे यहाँ पे बेसिकली वो जो मड फ्लैट्स बने हुए हैं, तो वो जो मड फ्लैट्स है वो इन बर्ड्स को रेफ्यूज प्रोवाइड करता है, और इस वजह से यहाँ पे ऐसी बहुत सारी बर्ड्स देखने को मिलती है। तो सिंस ये बर्ड्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रेफ्यूज प्लेस है, इस वजह से इसको तमिलनाडु ने एक नई बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया है। आई होप आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट न्यूज है मुजिब द मेकिंग ऑफ अ नेशन फिल्म। अब देखिए ये जो बेसिकली मूवी है मुजिब,
ये इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन को शो करती है ये मूवी। और ये एक बांग्लादेश के बहुत फेमस पॉलिटिकल लीडर थे, उनकी लाइफ पे ये मूवी बेस्ड है। अगर इसको को प्रोड्यूस की बात करें, यानी कि कौन इसके प्रोड्यूसर थे, तो इसका को प्रोडक्शन हुआ है, यानी कि इंडिया और बांग्लादेश की जो दोनों कंट्री की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, उन्होंने इसमें अपना पैसा लगाया है, दोनों इसके प्रोड्यूसर्स हैं। और इसके अलावा अगर देखें तो देखिए जो शेख मुजीबुर रहमान थे, शेख मुजीबुर रहमान जो थे वो बांग्लादेश के बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर थे, वहाँ के पहले प्रधानमंत्री थे और बाद में वो वहाँ के राष्ट्रपति भी बने थे। तो उनके ऊपर ये मूवी बनी है। अब देखिए क्या है कि जब ये जो हम अगर आपने किसी ने पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता होगा, या किसी ने लिबरेशन वॉर पढ़ा होगा बांग्लादेश का, तो उनको थोड़ा बहुत पता होगा। देखिए जब पाकिस्तान और इंडिया का डिवीजन हुआ, तो एज मैंने आपको अपने आईआर के एक लेक्चर में बताया था कि इंडिया बीच में था, उसके एक तरफ वेस्ट साइड में वेस्ट पाकिस्तान था और इंडिया के ईस्ट साइड में ईस्ट पाकिस्तान था। तो ईस्ट पाकिस्तान आज के दिन में हम उसको बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, बट उस समय वो ईस्ट पाकिस्तान था। तो क्या प्रॉब्लम हुई थी कि जितने भी पाकिस्तान के लीडर्स थे, इंपॉर्टेंट लीडर्स, वो सारे वेस्ट पाकिस्तान के थे। इस वजह से उस समय जो पॉलिटिक्स का मतलब पॉलिटिकल लीडर्स का जो पूरा ध्यान होता था वो वेस्ट पाकिस्तान पे ही था। तो ईस्ट पाकिस्तान बहुत ज्यादा निग्लेक्टेड फील होता करता था। और दूसरी बात अगर ईस्ट पाकिस्तान में देखें तो वहां पे बंगाली लैंग्वेज बहुत ज्यादा है, ठीक है, वहां पे बंगालीज बहुत है। तो इस तरह से जो ईस्ट पाकिस्तान वाले लोग थे वो अपने आप को वेस्ट पाकिस्तान के साथ नहीं जोड़ पा रहे थे, उनका कनेक्शन नहीं बैठ रहा था। तो इस तरह से यहाँ से डिमांड आ रही थी कि ईस्ट पाकिस्तान को अलग एक देश बनाया जाए। और ऐसी डिमांड रखने में जो उनके मेन लीडर थे वो यही थे, मुजीबुर रहमान थे। इन्होंने अपनी खुद की एक पार्टी की शुरुआत भी करी थी, इनकी पार्टी का नाम था अवामी लीग, ठीक है, अवामी लीग इनकी पार्टी का नाम था। और फिर क्या हुआ कि वेस्ट पाकिस्तान जो थी उस समय उनकी ही सरकार थी, उन्होंने इनको जेल में डाल दिया, ठीक है, वेस्ट पाकिस्तान में जेल में चले गए। और फिर हमने देखा कि इंडिया और बांग्लादेश का वॉर होता है। बेसिकली ये हुआ था कि वहां के लोग बहुत टाइम से बहुत ज्यादा टाइम से फाइट कर रहे थे अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, ईस्ट पाकिस्तान के लोग। और उसी बीच इंडिया भी इन्वॉल्व होता है। 1972 में वॉर हुआ था जिसमें पाकिस्तान की जो आर्मी थी वो हार गई थी। उन्होंने अराउंड 70,000 कुछ ऐसे सोल्जर्स थे पाकिस्तानी जिन्होंने हार को डिफीट को एक्सेप्ट करा था। और फिर वहां उसके बाद हमने देखा कि इनको वेस्ट पाकिस्तान ने रिलीज किया, ये वापस ईस्ट पाकिस्तान आए और फिर नया देश बना जिसको हमने बोला बांग्लादेश। इस वजह से क्योंकि ये बांग्लादेश को बनाने में इनका एक नया देश बनाने में इनका बहुत ज्यादा बड़ा योगदान था, बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन था। इस वजह से इनको बांग्लादेश का फादर ऑफ द नेशन भी बोला जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, इनको वहां पे लोग बंगा बंधु भी बोलते हैं। तो बंगा बंधु या शेख मुजीबुर रहमान तो उनका नाम था, तो उनको प्यार से बंगा बंधु भी बोला जाता है। तो ये जो मूवी है ये बेसिकली उनकी लाइफ पे ही बेस्ड है। अब ज्यादा टफ तो है नहीं, मुजिब है तो मुजीबुर रहमान आप आराम से कर सकते हैं, बहुत फेमस लीडर है, तो ऑलमोस्ट सभी को पता होगा। देखिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, वादनगर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। अब देखिए यहाँ पे जो ये वादनगर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, इसको अभी गांधीनगर जो गुजरात में है, गांधीनगर गुजराती कैपिटल है, वहां पे इसको ऑर्गेनाइज किया था। गुजरात के सीएम ने इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया था वादनगर को। अब देखिए वादनगर गुजरात में है, कैसे याद करेंगे, जैसे गांधीनगर, ऐसे नगर नगर वाला जो भी रीजन है आप कर सकते हैं कि वादनगर भी वहीं का होगा, ठीक है। तो वादनगर वहां पे है। बेसिकली ये जो वादनगर जो है ये एक तरीके का बहुत इम्पोर्टेंट कल्चरल साइट है, ठीक है। ये इसका ना हमारे अगर हम कल्चरल हिस्ट्री की बात करें तो उसमें इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। तो यहाँ पे जब इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बेसिकली डिस्कशन यही हुआ था कि वादनगर के क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या कल्चरल कंट्रीब्यूशन है, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये सारे टॉपिक से बेसिकली यहाँ पे डिस्कशन हुआ। और अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो देखिए मेहसाना जो जिला है, मेहसाना डिस्ट्रिक्ट गुजरात में ये पड़ता है वादनगर। तो गांधीनगर से वादनगर आप कर सकते हैं। और पहले के टाइम में एंशियंट टाइम्स में अगर आप देखेंगे तो इसको अंतपुर या आनंदपुर भी बोला जाता था। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट भी थी। अब यहाँ पे देखिए आप कैसे याद करेंगे, ठीक है, बुद्धिस्ट साइट थी ये कैसे, इस वजह से देखिए सिंस ये एक बुद्धिस्ट साइट थी, इस वजह से इसका बहुत इंपॉर्टेंट कल्चरल सिग्निफिकेंस है। अब देखिए कैसे याद करेंगे, बाद देखिए अब बुद्धिज्म किसने शुरू किया था, गौतम बुद्ध था। तो हम ऐसे करेंगे कि जब हमारे देश में इंडिया में उस समय लोग कास्ट के बेसिस में डिवाइड हो गए थे, तो गौतम बुद्धा आए सामने और उन्होंने लोगों को बुद्धिज्म नए रिलीजन से लोगों को बांधा। तो वाद से बाद,
ठीक है, ऐसे करेंगे तो बुद्धिज्म से आ जाएगा वादनगर, ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने इसलिए बुद्धिज्म का एग्जांपल दिया क्योंकि यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं ना कि जो वादनगर है वो बुद्धिस्ट साइट है, तो गौतम बुद्धा ने लोगों को उन्होंने वादा दिया लोगों को साथ में बांधने का। तो वादनगर कहाँ है? गुजरात में है। ये एक इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट थी। अब इसको आनंदपुर भी बोलते थे। ये कैसे याद करेंगे? देखिए, गौतम बुद्धा के जो भी डिसाइपल्स थे, ठीक है, यानी कि जो भी उनके स्टूडेंट्स थे, उनमें उनका जो फेवरेट स्टूडेंट था वो था आनंद। तो यहाँ से आप कर सकते हैं कि उनके नाम पे ही ये पहले जाना जाता था, ये जगह, बाद में फिर इसको बोलना शुरू हुआ वादनगर। तो यहाँ पे अब देखिए, जब हुआनजांग जो चाइनीज ट्रैवलर थे, हुआनजांग ये इंडिया आए थे हर्षा के टाइम में, ये हमें पता है। फांग हाई चंद्रगुप्त के टाइम में आए थे, और जो हुआनजांग है ये आए थे हर्षा के टाइम में। तो ये सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आफ्टर फांग हाई, ये सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चाइनीज ट्रैवलर हैं। तो इन्होंने अपनी जो किताबें लिखी है, जो उनको एक्सपीरियंसेस मिले थे यहाँ पे भारत में, इंडिया में, वो सारे इन्होंने एक्सपीरियंसेस अपनी किताब में लिखे हैं, और उस किताब में इन्होंने वादनगर के बारे में लिखा हुआ है। तो इन्होंने अपनी बुक में इसका नाम आनंदपुर बोला, और उन्होंने बोला कि जो आनंदपुर है ये उस समय एक बहुत फ्लरिशिंग टाउन था। तो यहाँ से तीनों आप रिलेट कर लेंगे। वादनगर मैंने आपको बताया कि एक बुद्धिस्ट साइट है, कैसे करेंगे कि गौतम बुद्धा ने लोगों को वादा दिया लोगों को बांधने का, तो वादनगर बुद्धिस्ट साइट हो गई। और इसको पहले आनंदपुर बोलते थे क्योंकि आनंद जो थे वो गौतम बुद्धा के फेवरेट डिसाइपल थे। तो आई होप आपको ये जो ट्रिक है इससे ये फैक्ट याद हो गया होगा। नेक्स्ट है नवदूत डुअल मोड लोकोमोटिव। अब देखिए, ये जो डुअल मोड लोकोमोटिव है, डुअल मोड है इन द सेंस, इसका मतलब क्या है कि इसको बैटरी से भी यूज किया जा सकता है और इसको इलेक्ट्रिसिटी, दोनों से ही ये रन कर सकता है। ठीक है, बैटरी से या इलेक्ट्रिसिटी किसी भी तरह से इसका यूज किया जा सकता है। इसको डेवलप किया है वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने। और अब देखिए, इसमें इसकी कैपेसिटी की बात करें तो इसमें इस लोकोमोटिव में 18 कोचेस को 18 कोचेस को ये पुल कर सकता है एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर्स। और इसमें 84 बैटरीज का यूज होता है, और करंटली अगर देखें तो ये 400 टन वेट को पुल कर सकता है। अब देखिए, ये सब चीजें तो इसकी कैपेसिटी की बात थी, नॉट दैट इम्पोर्टेंट। बस यहाँ पे नवदूत क्या है ये आपको याद रखना है। तो आप कैसे करेंगे? नया है, नव से नया आप करेंगे, नया दूत है, तो कुछ भी नया है तो कुछ तो उसमें बेहतर आया होगा, तभी तो वो नया है। अगर कुछ भी एडिशन उसमें नहीं होते तो वो पुराना ही होता। तो नया है क्यों? क्योंकि ये डुअल मोड है। डुअल मतलब दो चीजों से चलने, ये चल सकता है। तो किससे चल सकता है? बैटरी से और इलेक्ट्रिसिटी से। अब देखिए, क्योंकि ये इन दोनों से चल सकता है, पहली बात है बैटरी से, तो दूसरा इलेक्ट्रिसिटी से। तो इसमें इसके फायदा क्या है? फायदा ये है कि बोला जा रहा है कि इंडियन रेलवेज अगर इस लोकोमोटिव का यूज करेंगे तो एक दिन में इंडियन रेलवे अपना 1000 लीटर जो डीजल है उसको सेव कर सकता है। ठीक है, क्योंकि या तो ये बैटरी से वो यूज करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी से यूज करेंगे, तो डीजल का तो यूज ही नहीं होगा ना। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। और ये एक यहाँ पे एक बहुत बेहतर एक टेक्नोलॉजी थी, इस वजह से इसको रेलवे बोर्ड ने बेस्ट इनोवेशन अवार्ड भी दिया है। इनोवेशन कैटेगरी में इसको इस साल रेलवे बोर्ड ने बेस्ट इनोवेशन अवार्ड भी दिया है। तो नवदूत डुअल मोड क्या है, आप ऐसे याद करेंगे, नवदूत क्या है? ये एक डुअल मोड लोकोमोटिव है। और कैसे ये चल सकता है? बैटरी से या इलेक्ट्रिसिटी से। नेक्स्ट है रामगढ़ विषधारी सेंचुरी। अब देखिए, ये जो फोटो में आप देख सकते हैं, ये जो सेंचुरी है ये राजस्थान में है। और हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट ने इसको एक टाइगर रिजर्व अनाउंस करा है। और इस तरह से ये इंडिया की 52nd टाइगर रिजर्व बना और राजस्थान का 4th टाइगर रिजर्व बना। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया में अभी इससे पहले 51 टोटल टाइगर रिजर्व थे, और जैसे ही इसको एज अ टाइगर रिजर्व अनाउंस किया तो अब करेंटली इंडिया में 52 टोटल टाइगर रिजर्व है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि 52nd जो टाइगर रिजर्व अनाउंस किया वो कौन सा है? तो नीचे आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं, तो उसमें आप कर सकते हैं रामगढ़ विषधारी। और दूसरा ये भी आ सकता है कि 52nd टाइगर रिजर्व रिसेंटली रामगढ़ विषधारी सेंचुरी जो डिक्लेयर किया है टाइगर रिजर्व, ये कौन से स्टेट में है? तो राजस्थान में है। अब कैसे करेंगे राजस्थान में? तो देखिए, राम का जो गढ़ था, वो राम जो थे वो राज करते थे अपने गढ़ में। ठीक है, तो राम ऐसे आप राजस्थान का लेंगे, उनका गढ़ था वहीं पे वो राज करते थे, ऐसे हो गया राजस्थान से रामगढ़। ठीक है, विषधारी सेंचुरी। तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो टाइगर रिजर्व है, पहले तो ये अभी तो सेंचुरी है, सेंचुरी के अलावा भी टाइगर रिजर्व भी है। वैसे ये सेंचुरी 1982 में ही इसको डिक्लेयर कर दिया था। राजस्थान गवर्नमेंट का एक लॉ है, एक्ट है, राजस्थान वाइल्ड लाइफ
एंड बर्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1951, उसके तहत राजस्थान गवर्नमेंट ने 1982 में इसको सेंचुरी डिक्लेयर किया था और अब ये टाइगर रिजर्व भी है। इसके अलावा जो राजस्थान है उसमें 3 और टाइगर रिजर्व है। नाम है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सभी को पता होगा, बहुत फेमस टाइगर रिजर्व है और ये है सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है रणथंभौर। इसके अलावा वहाँ पे दूसरा है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, कोटा में है। अब देखिए जो चीता की रीइंट्रोडक्शन की बात हो रही थी तो बीच में ये भी थी कि हो सकता है कि उनको मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में रिलीज किया जाए, लेकिन फिर बाद में वो फाइनली पूनो पालतू को चूज किया गया। बट ये भी एक उनकी 10 साइट्स की जो लिस्ट थी उसमें मुकुंदरा टाइगर रिजर्व भी था। तो मुकुंदरा टाइगर रिजर्व भी न्यूज में था, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे है? कोटा राजस्थान में। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सभी को पता होता है, सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे है? अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। तो ये 3 तो ऑलरेडी थे, इस बार ये जो भी डिक्लेयर हुआ है रामगढ़, ये वहाँ का 4th टाइगर रिजर्व बना है। इसके अलावा टाइगर रिजर्व रामगढ़ इससे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो टाइगर, ये रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है, ये बेसिकली रणथंभौर टाइगर रिजर्व को कनेक्ट करता है, किससे? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से। तो इस तरह से इस सेंचुरी से क्या होगा कि देखिए सेंचुरी को जब हम देखें एज कंपेयर करें नेशनल पार्क से, टाइगर रिजर्व से, तो सेंचुरी में आपको पता होगा कि थोड़ी कम रिस्ट्रिक्शंस होती है, लेकिन वहीं टाइगर रिजर्व में या फिर नेशनल पार्क में ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती है। तो इस वजह से जब इस सेंचुरी को टाइगर रिजर्व बनाया है, यानी कि यहाँ पे अब ज्यादा प्रोटेक्शन हमें देखने को मिलेगी, ज्यादा यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस देखने को मिलेगी। तो इस तरह से ये एक काइंड ऑफ एक कॉरिडोर है जो रणथंभौर को मुकुंदरा से कनेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं जो टाइगर्स है उनके मूवमेंट अब इजी हो जाएंगे, ज्यादा ह्यूमन डिस्टर्बेंसेस नहीं होगा क्योंकि ज्यादा यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन हो जाएंगी। तो इस तरह से बोला जा रहा है कि अब इसका डिक्लेयर एज अ टाइगर रिजर्व डिक्लेयर होने के बाद फायदा ये होगा कि जो टाइगर्स है उनको इजी एक कॉरिडोर मिलेगा मूव करने का फ्रॉम रणथंभौर टू मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है पंजाब लोक मिलनी स्कीम। अब देखिए ये जो पंजाब के सीएम है भगवंत मान, उन्होंने इस स्कीम की शुरुआत करी। लोक मिलनी है, लोक से तो लोग हो गया और मिलनी का मतलब मिलना, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं लोगों से मिलने जुलने की स्कीम के बारे में बात करी है। तो देखिए इस स्कीम को लॉन्च करते टाइम बेसिकली इनका भगवंत मान का एम यही था कि हम लोगों से मिलेंगे, जो सीएम होंगे वो कुछ टाइम के ब्रेक में लोगों से मिलेंगे, जनरल पब्लिक के साथ मिलेंगे और फिर वहां पे लोगों की क्या दिक्कतें हैं, क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, उनको उनको सुनेंगे और फिर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, लेकिन उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे, उनकी ग्रीवेंसेस को एड्रेस करेंगे। तो ये था लोक मिलनी स्कीम। अब याद कैसे करेंगे कि ये पंजाब गवर्नमेंट की है? तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जैसे देखिए जब भी मेट मूवी है ना, तो लोग मिलनी, लोगों से मिले, तो जब लोग मिलनी, जब भी मेट से जब लोग मिलनी, आप ऐसे कर सकते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा कि पंजाब से है, ठीक है। तो लोग मिलनी, अगर ऐसा क्वेश्चन आता कि रिसेंटली न्यूज में थी, ये कौन से स्टेट की स्कीम है, तो याद रखना है पंजाब की है, ठीक है। अब नेक्स्ट है देव सहायम पिल्लई। अब देखिए देव सहायम पिल्लई जो है ये इंडिया के पहले लेमन इनको डिक्लेयर किया है पोप फ्रैंकिस वेटिकन के। और इनकी अगर हिस्ट्री के बारे में देखें तो इनका देखिए जन्म 1712 में हुआ था। 23 अप्रैल 1712 में इनका बर्थ हुआ था तमिलनाडु में। उस समय तमिलनाडु और केरला और अभी जो कर्नाटका, ये हमें पता है, आंध्र प्रदेश, ये उस समय पूरा एक ही रीजन था। और उस समय कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट जो थी तमिलनाडु की, वहां पे इनका जन्म हुआ था। और हम सबको पता है कि त्रवणकोर के जो रॉयल फैमिली है, वर्मास है, तो इनके टाइम में उस समय त्रवणकोर के जो राजा थे वो थे मारथंड वर्मा। तो ये मारथंड वर्मा के ही कोर्ट में सर्व करते थे। और इनकी जो थिंकिंग थी वो थी इक्वालिटी, ठीक है, इक्वालिटेरियन इनकी थिंकिंग थी। इनको लगता था कि कोई भी टाइप का भेदभाव हमारी सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए ये वैसे तो हिंदू धर्म में ही पैदा हुए थे, ही वाज अ हिंदू, बट फिर बाद में हमने देखा कि इन्होंने बैप्टाइज कर लिया था 1745 में, और वही क्रिश्चियनिटी में ये कन्वर्ट हो गए थे। बाद में इन्होंने अपना नाम भी चेंज कर लिया था। इन्होंने बाद में अपना नाम लजारस रख लिया था। लजारस का मतलब होता है गॉड इज माय हेल्प। तो ये सब इम्पोर्टेंट, ये सब ने ही इम्पोर्टेंट, बस इतना है कि देव सहायम पिल्लई कहाँ से थे? तमिलनाडु से थे। और बेसिकली इन्होंने बाद में कौन से रिलीजन को कन्वर्ट किया था? क्रिश्चियनिटी, तब को याद रखना है। अब है श्रेष्ठ गुजरात प्रोजेक्ट। तो श्रेष्ठ का फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम्स रिफॉर्म एंडेवर्स फ्रॉम
ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ अचीवमेंट। अब देखिए ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ की बात करिए तो यानी कि कुछ हेल्थ सेक्टर को ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रही है यहाँ पे ना, क्योंकि उसी में लिख दिया ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये ओवरऑल गुजरात के जो हेल्थ सेक्टर है उसको रेवोल्यूशनराइज या ट्रांसफॉर्म करने के लिए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करी है। अब इसमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट है यानी कि टोटल जो खर्चा होने वाला है इस प्रोजेक्ट में वो लगभग 500 मिलियन यूएस डॉलर का होने वाला है, जिसमें से गुजरात गवर्नमेंट ने 350 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो लोन लिया है वर्ल्ड बैंक से, और बाकी जो रिमेनिंग है वो जो है स्टेट की गवर्नमेंट खर्च करेगी। ठीक है, तो यानी कि जो गुजरात गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक का दोनों का इसमें रेशियो होगा 350 यूएस डॉलर जो है वो मिलियन यूएस डॉलर जो है वो वर्ल्ड बैंक देगी एज अ लोन। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है इस पूरे प्रोजेक्ट का। इसमें पहला तो ये है कि गुजरात की जो हेल्थ डिलीवरी सिस्टम है उसको ट्रांसफॉर्म करना है। इसके साथ साथ इनके जो हेल्थ सेक्टर्स को इंक्लूसिव करना है, स्पेशली जो उनकी एडोलेसेंट गर्ल्स है। ठीक है, अब देखिए एडोलेसेंट गर्ल्स के बहुत सारे इश्यूज होते हैं इंडिया में, स्पेशली वो एनेमिक है, उनका एनेमिक परसेंटेज बहुत ज्यादा हाई है और उनकी न्यूट्रिशनल नीड्स का ये सब चीजों का बेसिकली ध्यान देना है, तो स्पेशली फोकस एडोलेसेंट गर्ल्स पे रहेगा। उसके बाद डिजीज सर्विलेंस सिस्टम की कैपेसिटी को इम्प्रूव करना है। देखिए इंडिया में जो सबसे ज्यादा दिक्कत है वो है डिजीज सर्विलेंस की, और यही रीजन है कि हमारे यहाँ पे टीबी के जो केसेस है वो काफी ज्यादा बढ़े, और इस वजह से अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है वो सारी ही डिजीज के सर्विलेंस पे ज्यादा खर्चा करती है, स्पेशली टीबी। क्योंकि क्या होता है कि देखिए कोई भी डिजीज को अगर आप इनिशियल फेज में ही पता कर लेंगे तो उसका वो ज्यादा सीवियर इन लॉन्ग रन नहीं होगी। तो इसलिए गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ट्राई यही कर रहे हैं कि हम अपना जो डिजीज सर्विलियंस है उसको और स्ट्रॉन्ग करें, सो दैट कोई भी टाइप की डिजीज है उसको हम स्टार्टिंग के फेज में ही पता करें, और ताकि उसका आगे जाके कोई ज्यादा सीवियर इम्पैक्ट हमें देखने को ना मिले। तो सेम चीज यहाँ पे भी है। इसके अलावा साइकियाट्रिक और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो कि बहुत आजकल कॉमन हो चुकी हैं, बेसिकली हमारे हेल्थ हैबिट्स की वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस या हमारी जो लाइफस्टाइल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को लाइफस्टाइल डिजीजेस भी बोलते हैं, डिजीजेस भी बोलते हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, डायबिटीज है, और या फिर हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम, थायराइड है, पीसीओडी है, ये सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज है। ठीक है, तो इनको कैसे इसको हमें कम करना है और उससे रिलेटेड सर्विसेज को और बढ़ाना है, न्यूट्रिशन सर्विसेज स्पेशली चिल्ड्रन और मदर्स की कैसे इंप्रूव करनी है, तो ये सारी चीजों को लेके। तो यहाँ पे देखिए हेल्थ सेक्टर की जो ओवरऑल बात है ना, चाहे वो न्यूट्रिशन की बात हो, चाहे वो सर्विलेंस की बात हो, चाहे वो सर्विस डिलीवरी की बात हो, तो ओवरऑल हेल्थ सेक्टर को रेवोल्यूशनराइज करने की यहाँ पे बात करी गई है। और इसको देखिए इम्प्लीमेंट करने की बात है तो स्टेट गवर्नमेंट यानी कि गुजरात के जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो उसको इम्प्लीमेंट करेगा। अब यहाँ पे देखिए आप याद कैसे करेंगे। अब हम याद इसको ऐसे कर सकते हैं कि महात्मा गांधी बहुत श्रेष्ठ थे, सर्वश्रेष्ठ थे, इसलिए उनको हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ थे, इसलिए हमने उनको फादर ऑफ द नेशन बोला। तो कहाँ से बिलोंग करते थे? गुजरात से। तो इससे ये एक बात क्लियर हो जाएगी, जो श्रेष्ठ प्रोजेक्ट है वो गुजरात गवर्नमेंट का है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह सकते हैं कि जो महात्मा गांधी थे वो हमेशा फिजिकल एक्टिविटी पे एम्फेसाइज करते थे कि फिजिकल एक्टिविटी हमें करनी चाहिए, उससे हमारे जो हेल्थ है वो भी बेहतर रहती है। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं कि ये हेल्थ के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो कहाँ का है? गुजरात गवर्नमेंट का है, एंड द स्कीम इज टॉकिंग, द प्रोजेक्ट इज टॉकिंग अबाउट द हेल्थ सेक्टर। तो अगर आप इतना भी कर लेंगे तो ओवरऑल आप जो इसके पीछे जो भी हमने सब पढ़ा और रिलेशन बनाया तो कहीं ना कहीं आपको क्लिक हो जाएगा। आई होप आपको ये ट्रिक से याद हो गया होगा। अब आज की जो लास्ट न्यूज है वो है महिला दुमपराई। ये बेसिकली एक साइट है, कहाँ पे? तमिलनाडु में। क्यों ये न्यूज में थी? क्योंकि देखिए अभी तक एक दूसरा सालेम रीजन है, वहां पे उस साइट को बोला जाता था कि वो तमिलनाडु की सबसे पुरानी आयरन एज साइट है। लेकिन फिर 2003 में के राजन ने इस वाली साइट को फर्स्ट टाइम देखा और एक्सकवेट किया महिला दुमपराई को, और फिर उसके बाद 2001 में हमने देखा कि तमिलनाडु की जो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी है उन्होंने यहाँ पे काम करना शुरू किया, यहाँ पे एक्सकवेशन शुरू किया, यहाँ पे खुदाई शुरू करी। और फिर जब उस खुदाई के बाद उन सारे एक्सकवेशन की जब कार्बन डेटिंग करी, कार्बन डेटिंग एक काइंड ऑफ एक साइंटिफिक मेथड है जिससे हम किसी पर्टिकुलर चीज की एज पता करते हैं कि कितनी पुरानी है। तो जब हमने इसकी कार्बन डेटिंग करी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, तो उनको पता चला कि ये सबसे पुरानी साइट है, ये सबसे पुरानी आयरन एज साइट है। कहाँ की? तमिलनाडु की। तो हाल ही में अभी जो तमिलनाडु की स्टेट असेंबली है उसमें उनके सीएम ने अनाउंस
करके इस साइट के बारे में बोला है कि ये तमिलनाडु की सबसे पुरानी ये इंडिया की बोलेंगे, इंडिया की सबसे पुरानी आयरन एज साइट है। तो ये कहाँ पे, देखिए अभी तक और सारी साइट्स जैसे मैंने आपको सालेम रीजन बताया तमिलनाडु का, वो माना जाता था, लेकिन अब यहाँ पे जैसे ही मयलादुथुराई साइट के बारे में हमें पता चला, तो अब इससे कंफर्म हो गया है कि अगर इंडिया की सबसे पुरानी आयरन एज साइट की अगर हम बात करते हैं तो वो मयलादुथुराई है। अब देखिए ये दो फैक्टर्स के वजह से इंपॉर्टेंट है। पहली, ये न्यूज में था मयलादुथुराई, तो इस वजह से ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये अब इंडिया की सबसे पुरानी आयरन एज साइट बन चुकी है, तो इसलिए ये दूसरा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यूपीएससी के प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं जिसमें आपको साइट्स दी होती है और पूछा जाता है कि क्या ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की इसमें से कौन सी साइट नहीं है या कौन सी साइट है। तो हो सकता है उसमें आपको ये ऑप्शन दे दिया जाए, या हो सकता है कि ऐसा आ जाए कि इसमें से कौन सी जो है ये सबसे पुरानी आयरन एज साइट है। तो अगर आपने न्यूज फॉलो नहीं किया होगा तो डेफिनेटली फिर आप गलत आंसर मार्क करेंगे। तो इसको भी आपको करेक्शन करना है अपने नोट्स में, और वहां पे आप लिख लीजिए कि क्योंकि अभी कंफर्म हो गया है, ठीक है। तो इसी कार्बन डेटिंग के बाद ये कंफर्म हो गया, अभी पता चलता है कि इंडिया की सबसे पुरानी आयरन एज साइट है। तो देखिए आज का जो हमारा ये वीडियो था कंप्लीट हो गया है। अभी ये जो नेशनल स्टेट्स न्यूज है कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ी सी कुछ और न्यूज बाकी है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा देन डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अदर देन दैट, अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी क्वेरी है विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द गवर्नमेंट की कोई भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, या अपकमिंग उत्तराखंड में बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं उसकी कैसे आपको पढ़ना है, क्या रणनीति होनी चाहिए, उसको लेके आप या कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं, तो आप मेरे को मेरे फेसबुक पेज में आप सर्च करिए दीक्षा नेगी IAS एजुकेटर, आपको मेरा पेज मिलेगा, वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा पर्सनल मैसेज करने का, मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगी कि मैं एक दिन के अंदर 24 विद इन द 24 आवर्स टाइम पीरियड में आपको रिप्लाई करूं। और देखिए यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी ये भी है कि हम ये जो भी टॉपिक डिस्कस करते हैं इनकी पीडीएफ फाइल्स आपको कहाँ मिलेगी। तो इसकी जो भी पीडीएफ फाइल्स है वो हमारे टेलीग्राम चैनल है नॉलेज हब बाय दीक्षा, आप सर्च करेंगे वहाँ पे आपको चैनल मिलेगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जितनी भी पीडीएफ फाइल्स हम पे डिस्कस करते हैं, मतलब जो भी टॉपिक डिस्कस करते हैं इसकी पीडीएफ फाइल्स वहीं पे अपलोड करी जाती है डेली, वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं और एंड में क्विक रिविजन कर सकते हैं। तो आई होप देखिए हम जो भी ट्रिक्स के बेसिस में यहाँ पे चीजें कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जब मैं तैयारी करी थी तो मैंने कभी भी ऐसे फैक्ट्स पढ़ने होते थे तो मैं हमेशा ट्रिक्स के ही थ्रू फैक्ट्स याद करती थी, क्योंकि ऐसे बहुत इजी होता है और याद भी रहता है। और जब हम हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो बहुत इजी हम हमारी जो नजर होती है सीधा राइट ऑप्शन पे जाती है। तो इसलिए हमेशा ऐसे फैक्ट्स को ट्रिक्स के साथ करिए और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।